अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फिजिक्स एकेडमी। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स की। और सेकेंड ईयर फिजिक्स की जो प्रैक्टिस आज हम करेंगे वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स यानी कि स्टेडियम रोड कॉलेज जो है उसके होम एग्जामिनेशन का जो पेपर हुआ है, प्रीलिम पेपर हुआ है 2021-2022 का, HSC पार्ट 2 का यानी कि सेकेंड ईयर फिजिक्स का। उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, उसके सेक्शन बी को देखेंगे, उसके सेक्शन सी को देखेंगे। सेक्शन बी और सेक्शन सी ऑलमोस्ट अपलोडेड है पूरा का पूरा मेरे चैनल के ऊपर। जो भी टॉपिक है उसको सर्च करके आप देख सकते हो। हाँ, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, खुद भी देखते रहो और मैं भी समझाता रहता हूँ कि हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रिंसिपल ऑफ लेजर प्रोडक्शन इज। थोड़ी सी क्वालिटी खराब होगी क्योंकि जैसी पिक्चर मुझे मिली मैंने उसको अपलोड कर दिया, तो मैं पढ़ भी रहा हूँ। अगर समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो तो माफी चाहता हूँ पहले से। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रिंसिपल ऑफ लेजर प्रोडक्शन इज। जो लेजर प्रोडक्शन है उसका प्रिंसिपल क्या है? स्पॉन्टेनियस इमिशन, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन या स्टिमुलेटेड इमिशन। तो याद रखिए, ये जो लेजर है ये खुद स्टैंड करता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। जाहिर सी बात है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारे पास स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का। ठीक है, और जो आमतौर पे बल्ब से रोशनी निकलती है वो स्पॉन्टेनियस इमिशन की वजह से होती है। देखो, एब्जॉर्प्शन की वजह से तो वैसे भी कोई चीज इमिट तो नहीं हो सकती ना। जो लेजर इमिट होता है वो होता है ड्यू टू स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 2, द टेम्परेचर ऑन फॉरेनहाइट स्केल करेस्पॉन्डिंग टू एब्सोल्यूट जीरो इज। जो टेम्परेचर होता है फॉरेनहाइट स्केल पे जो कि एब्सोल्यूट जीरो के बराबर होता है वो क्या होता है? तो देखो, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब हो गया 0 केल्विन, या उसका मतलब हो गया माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस। अब ये दोनों तो याद रहते हैं ना इजीली क्योंकि चार्ल्स लॉ के ग्राफ में भी होते हैं। वैसे तो आप डायरेक्टली भी फॉरेनहाइट का स्केल याद रख सकते हो, बट मैं आपको उसको सॉल्व करने के तरीकेकार बताता हूँ। जब भी हमें फॉरेनहाइट के अंदर कैलकुलेशन करनी है तो फॉर्मूला हम क्या इस्तेमाल करते हैं, 9/5 इंटू टी सी और फिर प्लस कर देते हैं 32। तो यहाँ पर बारी आएगी 9 इंटू माइनस का 273 डिवाइडेड बाय 5 और हम करेंगे प्लस का 32। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 491.4, इसमें करेंगे प्लस का 32 तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 460 डिग्री फॉरेनहाइट के। तो ये वैल्यू आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, लेकिन ये मैंने इस वजह से समझाया कि अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा जो है वो आप जो है वो कन्वर्जन के जरिए देख सकते हो क्या है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। कभी भी अगर हम मालूम करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो बेसिकली चैप्टर नंबर 12 में हमने पढ़ा था, ये बराबर आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। 5 से शो करते हैं विच इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर 1 जो है ना ऑप्शन वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड बॉडी इज डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज। क्या होता है अगर हम कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं? तो देखो, मेरा जुमला याद रखो, बहुत ही सीधी सी बात है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ज्यादा होगी। हॉट बॉडी जितना हॉट हो उतना अच्छा है और कोल्ड बॉडी जितना कोल्ड हो उतना अच्छा है। अब नाम ही जाहिर कर रहा है कोल्ड बॉडी, तो वो जितनी कोल्ड होगी उतना एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो अगर मैं टेम्परेचर कोल्ड बॉडी का डिक्रीज कर दूं यानी कि उसका टेम्परेचर कम कर दूं तो यकीनन कोल्ड बॉडी और कोल्ड हो जाएगी, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और हॉट बॉडी की अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो फिर एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि हॉट बॉडी जितना हॉट हो उतना अच्छा। नंबर 5, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू सिमिलर चार्ज प्लेट इज। दो सिमिलर चार्ज प्लेट्स हैं हमारे पास, सिमिलर हैं याद रखना, यानी कि उसके ऊपर सेम चार्जेस हैं। एक अगर हमारे पास प्लेट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दूसरी प्लेट जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, और सॉरी सिमिलर है तो पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि ये भी यहाँ से जा रही होंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये भी इधर से आ रही होंगी, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी और सेंटर में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर हो जाएगी 0 के। और अगर ये सिमिलर के बजाय अपोजिटली चार्ज प्लेट्स होती तो फिर उसका आंसर हमें पता है, उसका आंसर आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन वो तब होता है जब ऑपोजिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a wire of uniform cross sectional area is cut into 3 equal segments. Resistivity of each of the following segment will be. हमारे पास एक वायर है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है और मैं उसके 3 पार्ट्स कर दूं। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास एक वायर
और मैं इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर देता हूं, तो रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा? याद रखो, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो जब मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा तो क्या मटेरियल बदला? मटेरियल तो सेम रहा। ठीक है, तो मटेरियल सेम रहा तो रेजिस्टिविटी सेम रही। तो रेजिस्टिविटी सेम रहने का मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रिमेन सेम। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना। अगर यही क्वेश्चन रेजिस्टिविटी के बजाय रेजिस्टेंस पर आता, तो अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते तो रेजिस्टेंस भी हर एक पार्ट की, हर एक सेगमेंट की 1/3 होती। फिलहाल मटेरियल तो सेम रहा तो सेम रहेगी हमारी रेजिस्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 7, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट इन अ रेजिस्टर इज। रेजिस्टर में जो हीट डिसिपेट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के तौर पर डिसिपेट होती है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं पावर डिसिपेशन का, आई स्क्वायर आर या पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, या पी बराबर होता है वी स्क्वायर ओवर आर। तो जो भी ये आंसर होगा वो इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, ये पावर डिसिपेशन का है, और क्योंकि हमें एनर्जी की बात करवा रहे होते हैं तो एनर्जी के लिए सिर्फ ये जो पावर होता है ना, अब देखो पहले तो फॉर्मूला मैच करते हैं। आई स्क्वायर आर वाली कहानी आ रही है। अब बात क्या है, पावर बराबर है आई स्क्वायर आर के, और पावर खुद बराबर है एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। तो हम क्या करेंगे, ये टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा आई स्क्वायर आर टी। क्वेश्चन नंबर 8, द रिलेशन, ये जो लिखा हुआ है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, एक रिलेशन है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। ठीक है, टी की जगह ये मैं आर लिख रहा हूँ, बेसिकली जो डिस्टेंस है ना, इस तरीके से पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाला, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 9, इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। बेसिकली एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होती है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन वो होती है जिसमें हम अपने सिस्टम को रख देते हैं एक इंसुलेटर पर। ठीक है ना, इंसुलेटर पर रख दिया, ना ही हीट अंदर जा सकती है ना ही बाहर जा सकती है, लेकिन क्योंकि हम एक्सपेंड करा रहे हैं तो वो एक्सपेंशन तब पॉसिबल होती है जब जो इसकी इंटरनल एनर्जी होती है, इसको हम डेल्टा यू से शो करते हैं, वो कन्वर्ट हो जाती है वर्क डन में। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि जो वर्क डन है वो बेसिकली होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी कि जब वर्क डन पॉजिटिव होता है, और वर्क डन पॉजिटिव कब होता है? एक्सपेंशन में। जब वर्क डन पॉजिटिव होगा यानी कि एक्सपेंशन होगा, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज ही होगी। क्वेश्चन नंबर 10, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन एज। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक सिंपल सा फॉर्मूला है 1/1 ओवर अंडर रूट परमिटिविटी और परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो सीधा सीधा सा आंसर है, और चैप्टर नंबर 16 का एक ही न्यूमेरिकल है, वो इसी फॉर्मूले से हो रहा है, तो वो उसकी भी प्रैक्टिस करना लाजमी। क्वेश्चन नंबर 11, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय। तो सीधा सीधा सा जो हमारा लेंज लॉ है जो बताता है कि इंड्यूस्ड करंट हमेशा फ्लो करता है ऐसी डायरेक्शन में कि वो अपने फ्लो के जरिए उस प्रोडक्शन की, उस चीज की, उस चेंज की मुखालफत करता है जिसकी वजह से वो खुद प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ ये जो जुमला मैंने बोला है काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन जिसको पता है लेंज लॉ क्या है वो ये समझ जाएगा, और अगर नहीं पता लेंज लॉ तो जाके देखो जो लेक्चर लेंज लॉ के लिए अपलोडेड है, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी बात। नंबर 12, द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग। जो सेंसिटिविटी है गैल्वानोमीटर की उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स, ऑल ऑफ दीज। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर का एक सिंपल सा फॉर्मूला है BNA ओवर थीटा। ठीक है, तो ये जो है ना C, सॉरी ये C आता है, यहाँ पे C होता है जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, ये C लिखा हुआ है इधर। तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने से बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से बढ़ जाएगी, एरिया को बढ़ाने से बढ़ जाएगी, और जो C है कपल पर ट्विस्ट उसको डिक्रीज करते हैं तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड, पॉलिश की जाती है जो कोर होता है ट्रांसफॉर्मर पे, ताकि रिड्यूस हो जाए लॉस ऑफ एनर्जी जो कि होता है ड्यू टू एडी करंट्स। जो एडी करंट्स फ्लो करते हैं, अनडिजायरेबल करंट्स फ्लो कर जाते हैं इन ट्रांसफॉर्मर, वो काफी हद तक हम रिड्यूस कर सकते हैं ड्यू टू लैमिनेशन, और उससे हमारा लॉस ऑफ एनर्जी कंट्रोल हो जाता है। नंबर 14, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एम मीटर द शंट रेजिस्टेंस शुड बी। शंट रेजिस्टेंस एक स्मॉल रेजिस्टेंस को कहते हैं। देखो लॉजिकली बातों को समझा करो, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे पास
शंट रेजिस्टेंस है वो हम गैल्वानोमीटर में लगाते ही इस वजह से हैं कि जो रेंज है वो बढ़ जाए। अब शंट रेजिस्टेंस लगाने का मकसद ये है कि वो रेजिस्टेंस जितना कम होगी उतना जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। तो शंट रेजिस्टेंस को हमें क्या करना चाहिए, शंट रेजिस्टेंस को हमें कम करना चाहिए। जितनी शंट रेजिस्टेंस कम होगी उतना एमीटर की रेंज जो है वो बढ़ सकती है, ये बात ध्यान में रखनी है। और हाई रेजिस्टेंस अगर लगाते हैं जैसे वोल्ट मीटर के लिए, तो हाई रेजिस्टेंस जितना हाई हो उतना बेहतर है, शंट रेजिस्टेंस जितना लो हो उतना बेहतर है, और जो हाई रेजिस्टेंस है वो जितनी ज्यादा होती है उतनी बेहतर होती है। नंबर 15, ट्रांजिस्टर कैन नेवर बी यूज्ड एज एन, ट्रांजिस्टर को हम किस तौर पे यूज नहीं कर सकते। ट्रांजिस्टर को यूज कर सकते हैं एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर को यूज कर सकते हैं एज एन एम्पलीफायर। हाँ, ट्रांजिस्टर को हम एज रेक्टिफायर यूज नहीं कर सकते। रेक्टिफायर जो हम यूज करते हैं वो होता है सीधा सीधा डायोड। हम डायोड को एज रेक्टिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नन ऑफ दीज तो वैसे ही गलत हो जाएगा। नंबर 16, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो होता है किलो वाट आवर। जो हम लोग के यहाँ बिल आता है वो बेसिकली किलो वाट आवर में आता है। और याद रखो जो 1 किलो वाट आवर है वो बराबर होता है इसके 3.610 रेज टू द पावर 6 जूल्स की एनर्जी का यूनिट है बेसिकली। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अब आ गया 17 जो कि बहुत ही ज़्यादा धुंधला है, लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। द प्रोसेस इन विच चेंज ऑफ करंट इन वन कॉइल कॉजेज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द अदर कॉइल, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, जो चेंज होता है एक कॉइल के अंदर जो चेंज ऑफ करंट होता है उसकी वजह से दूसरे कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली। Force per unit length of current carrying conductor in uniform magnetic field is given by, जो force होती है वो होती है BIL sin थीटा। अब ये कह रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये जो L है ये तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो जाएगा F ओवर L, तो ये बराबर आएगा BI sin थीटा, या IB sin थीटा कर लो, तो IB sin थीटा दिस वन। नंबर 19, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कंटेन, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं मेजॉरिटी तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट कुछ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे। तो करेक्ट आंसर होता है बोथ फ्री एंड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। ओनली बाउंडेड नहीं होते, ना ओनली फ्री होते हैं। नंबर 20, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, जब पी टाइप है तो पॉजिटिव टाइप है, और पॉजिटिव टाइप बेसिकली होल्स होता है। कंफ्यूज नहीं होना, पी से प्रोटॉन नहीं है, पी से पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं वो बेसिकली इन फॉर्म ऑफ होल्स करते हैं। 21, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज कैन बी रिगार्डेड एज द इनवर्स ऑफ, जो एक्स रेज है उसका जो प्रोडक्शन होती है उसको इनवर्स हम क्या कह सकते हैं। तो देखो एक्स रेज कब प्रोड्यूस होती हैं, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल सरफेस से टकराते हैं तो नतीजे में इससे एक्स रेज एमिट हो जाती हैं। अब इसका उल्टा क्या होगा कि जब कुछ खास किस्म की रेडिएशन टकराएगी किसी मेटल सरफेस से और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगी, ठीक है ना। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जो है वो पड़ती है, सूटेबल फ्रीक्वेंसी मेटल सरफेस से और इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्स रेज एक दूसरे के इनवर्स हैं। 22, the frequencies in spectral lines emitted in Lyman series are in, जो frequencies होती हैं spectral lines की जो Lyman series में होती हैं वो लाई करती हैं in the ultraviolet region। Lyman series ultraviolet region में होती है, ठीक है। Lyman के बाद जो Balmer होती है ये होती है उस visible region के अंदर, ठीक है। और फिर पैशन, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज जो है ये तीनों के तीनों लाई करती हैं इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है ना। ये याद रख लेना, इस तरीके के बन जाते हैं, तीन पार्ट होते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स। आफ्टर 6400 ईयर्स द सैंपल ऑफ द क्या लिखा हुआ है, स्टार्विंग रेडियम वुड बी इट्स, कितना हो जाएगा, सर्वाइविंग रेडियम सॉरी। तो सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ कि ये कितनी हाफ लाइफ गुजारेगा, रेडियम 6400 सालों के अंदर कितनी हाफ लाइफ गुजारेगा। तो उसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीकेकार है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो वो होता है जितना टाइम गिवन हो उसको डिवाइड करा दो उसकी हाफ लाइफ से। तो 6400 को डिवाइड कराएंगे 1600 से, आंसर आएगा 4, यानी कि अपनी 4 हाफ लाइफ गुजारेगा।
4 हाफ लाइफ गुजारने का मतलब अगर इनिशियली एन नॉट था तो एक हाफ लाइफ के बाद वो एन नॉट अपॉन 2 रह जाएगा, 2 हाफ लाइफ के बाद वो एन नॉट डिवाइड बाय 4 रह जाएगा, तीसरी हाफ लाइफ के बाद वो एन नॉट डिवाइड बाय 8 रह जाएगा, और फिर चौथी हाफ लाइफ के बाद वो एन नॉट डिवाइड बाय 16 रह जाएगा। सिर्फ हर एक को डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं क्योंकि हाफ लाइफ का रूल है। तो डिवाइड बाय 16, 1/16। नंबर 24, चार्ज हीलियम, डबली चार्ज हीलियम एटम इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल होता है, हीलियम अल्फा पार्टिकल कहलाता है, हीलियम का न्यूक्लियस। According to Bohr's postulate, the electron revolving around the nucleus in fixed orbit, जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है फिक्स्ड ऑर्बिट में तो वो क्या रेडिएट करता है, वो कुछ रेडिएट नहीं करता। जब तक इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता हायर से लोअर में या लोअर से हायर में तब तक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इट मींस आंसर होगा रेडिएट्स नो एनर्जी। 26, decreasing the separation of two positive charges by 1/2 will cause the force of repulsion be changed by, अगर हम जो सेपरेशन है उसको दो चार्जेस के दरमियान में उसको आधा कर दें तो फोर्स कितनी हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं डिस्टेंस को आधा कर दें तो F डैश बराबर आ जाएगा K Q1 Q2 और ये हो जाएगा 1/2 R का होल स्क्वायर। यानी कि जब रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा K Q1 Q2, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 और R स्क्वायर। 1/4 ऊपर जाके हो जाएगा 4 और बाकी जो पूरा का पूरा ब्रैकेट लिखा हुआ है ये एक्चुअल फोर्स को जाहिर कर रहा है। तो अगर हम डिस्टेंस को आधा करते हैं तो नई फोर्स जो है वो पुरानी वाली फोर्स का 4 गुना हो जाती है, यानी कि 4 टाइम्स हो जाती है। नंबर कौन सा आ गया, 27, phenomenon ऑफ पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन, अगर तो आके टकरा रहा है फोटोन तो उसको प्रोड्यूस करना है एटलीस्ट पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है इनकी रेस्ट मास एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इलेक्ट्रॉन की भी रेस्ट मास इतनी है और पॉजिट्रॉन की भी इतनी है। दोनों को प्रोड्यूस करने के लिए तकरीबन इसकी डबल एनर्जी चाहिए। डबल कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कांस्टेंट वैल्यू इसको याद भी रख सकते हो। नंबर 28, द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस, जब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तब होता है जब हमारी इंसिडेंट रेडिएशन वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। जब वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तभी पॉसिबल है या बराबर हो। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन से, वरना कम होगी तो कुछ भी नहीं होगा। और ये क्या लिखा हुआ है, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है। नंबर 29, क्वांटम शिफ्ट डिपेंड्स ओनली ऑन फोटोन। जो क्वांटम शिफ्ट है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल्टा लेमडा बराबर होता है H/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। H कांस्टेंट है, m0 कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, सिर्फ थीटा पे डिपेंड करता है जो क्वांटम शिफ्ट आ रहा है इन वेवलेंथ, और ये कहलाता है स्कैटरिंग एंगल। 30, if a small quantity of radioactive iodine is taken in food, most of it deposited in thyroid gland। जब भी हम आयोडीन लेते हैं तो मेजॉरिटी जो है वो थायराइड ग्लैंड में स्टोर होता है। चैप्टर नंबर 20 में है ये सब, जहां वो ट्रेसर है ना, ट्रेसर टेक्निक्स। 31, गाइगल म्यूलर काउंटर कंटेन करता है एल्कोहल एंड एर्गॉन। ठीक है, दोनों कंटेन करता है। डोनर इम्प्योरिटीज आर, डोनर इम्प्योरिटीज वो इम्प्योरिटीज हैं जिनका ताल्लुक होता है ग्रुप 5A से, उन्हें डोनर इम्प्योरिटीज कहते हैं। यहाँ पे सिलिकॉन का ताल्लुक ग्रुप 4 से है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आर्सेनिक आ गया और ये ए भी लिखा हुआ है, नहीं ये भी। लिथियम का ताल्लुक ग्रुप 3 से है, ये भी नहीं है। इसका मतलब दो हैं, एक तो हमारे पास आ जाएगा, अच्छा ये पता है कि ये एस बी लिखा हुआ होगा, ये तभी जाके सही बनेगा। ये जो है ना एस बी लिखा हुआ होगा, ये एस बी, एंटीमनी और आर्सेनिक, ये जो है वो है हमारी डोनर इम्प्योरिटीज। And finally 33, the forbidden energy gap between the valence and conduction band in semiconductor is relatively narrow। narrow forbidden gap होता है। याद रखो अगर बात होती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में जो एनर्जी गैप होता है कंडक्टर्स में तो होता ही नहीं है, और लार्ज होता है इन इंसुलेटर्स, और नैरो फॉरबिडन गैप होता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी, बाकी आगे हमारे पास सेक्शन बी, ये जो है वो देख लेना, डाउनलोड कर लेना। ये सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं
और लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये सब चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो, सर्च करो, इंशाल्लाह सब कुछ मिल जाएगा। और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए जब भी आपके कॉलेज के अंदर कोई पेपर हो रहा है, आपके कोचिंग सेंटर के अंदर पेपर हो रहा है और आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, तो वो मुझे सेंड करो, मेरे ईमेल एड्रेस पे सेंड करो, इंशाल्लाह उसे ज़रूर अपलोड करेंगे। दैट्स ऑल। आई होप फ़ायदेमंद रहेगी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।